Welcome back friends. This is Current Affairs Funda फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई का एग्जाम्स आने वाला है, तो आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे। तो एसबीआई के एग्जाम्स में जनवरी से लेकर जो ऑनबोर्ड्स जब तक डेट एग्जाम्स की आएगी तब तक का करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना होगी। प्रीलिम्स में तो कोई भी करंट अफेयर्स का पेपर नहीं होता है, लेकिन जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचेंगे, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, इसलिए मैं वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए ला रहा हूँ। सो टुडे वी विल डिस्कस 1 अप टू 9 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक की न्यूज़ जो भी होंगी उसको हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, लाइक एज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेशनल न्यूज़, as well as some international news, as well as defense news, banking and economy, etc. Fine. So this lecture is a combination of all the points. Fine. So kindly note down all these important points, and friends, you can download this PDF from our website link also. So we will give you the link to download this video. Okay. तो आप लोग इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपके लिए डाउनलोड लिंक भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट अस। बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड काइंडली स्प्रेड दिस वर्ड अमंग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल who cannot afford the coaching classes, and learning is priceless, so please share. And friends, if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमारे फेसबुक चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और वहां से हमारी क्यूरी हमारी टीम तक आएगी और उसके बाद में आपको अपडेट जरूर मिलेगा। ओके, तो फेसबुक चैनल है हमारा facebook.com/current affairs funda। आप गूगल पे जाइए और करंट अफेयर्स फंडा को टाइप करिए, आपको फेसबुक पेज बहुत आराम से मिल जाएगा। ओके, सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू क्या होते हैं? एक तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं जो किन्हीं भी दो एंटिटी के बीच में होते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एक एमओयू साइंड हो गया, या इनको हम इंक पैक्ट भी कहते हैं। जैसे कि लिख के आता है कभी कि इंडिया गॉट इंक पैक्ट विद यूएसए, मतलब कि भारत का एक इंक पैक्ट हुआ है यूएस के साथ में। तो क्वेश्चन हमेशा थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एग्रीमेंट, माउ, इंक पैक्ट, ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वन, महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट टू लिंक कॉलेजेस टू नेशनल कैंसर ग्रिड। महाराष्ट्र ने क्या करा है, पहला एक राज्य बन गया है जिसने कॉलेजेस को नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ में कोलैबोरेट कर दिया है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैंसर क्यूर, महाराष्ट्र tied up with the Tata Trust to link all government colleges and medical colleges to the national cancer grid for uniform cancer profiling and quality treatment. ठीक है, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड टाटा ट्रस्टी चेयरमैन रतन टाटा signed a MOU for the collaboration at विधान भवन इन मुंबई। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में वो सारे के सारे टाटा का जो ये नेशनल कैंसर ग्रिड है इसके साथ में कोलैबोरेट कर दिया है। ओके, और ये टाटा की हेल्प से ही ये एमओयू साइंड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एनआरडीसी साइंस लाइसेंस एग्रीमेंट विद नागार्जुना एग्रो केमिकल्स फॉर सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर। एनआरडीसी, आपको पता है एनआरडीसी की फुल फॉर्म क्या है? यह है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहां पर मैंने लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें, फुल फॉर्म से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये एक बॉडी है एनआरडीसी, इसने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ में? नागार्जुना एग्रो केमिकल के साथ में। किस लिए? सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर के लिए। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन ये आ सकता है कि नागार्जुना एग्रो केमिकल के साथ में किसने अभी एग्रीमेंट किया है सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है एनआरडीसी वहां पर। ठीक है, एनआरडीसी क्या है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड अ लाइसेंस एग्रीमेंट विद नागार्जुना एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर
कॉमर्शलाइजेशन ऑफ अ सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया साइंस $100 मिलियन ड्राफ्ट एक्सपोर्ट पैक्ट विद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एक बैंक है जिसका नाम है, देखिए आईडीबी इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे आईडीबी। और ये जो बैंक है, इस बैंक के साथ में भारत ने 100 मिलियन का एक ड्राफ्ट है वो एक्सपोर्ट पैक्ट साइन किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आईडीबी फॉर अ पॉसिबल 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू सिंप्लीफाई एक्सपोर्ट टू आईडीबीज मेंबर्स कंट्रीज। जो आईडीबी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए ये एक तरीके से एक क्रेडिट है जो भारत की हेल्प से भी साइन किया गया है। ठीक है, अबाउट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हम बात करते हैं कि आईडीबी बेसिकली है क्या, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है क्या। इस आईडीबी इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन जेद्दा सऊदी अरबिया। ये सऊदी अरबिया में एक फाइनेंशियल बैंक, फाइनेंशियल फर्म काइंड ऑफ है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हम इसको कहेंगे क्योंकि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है जिसके अंत में बैंक वर्ड लगा होता है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होता है। ओके, इट वाज फाउंडेड इन 1973 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, नाउ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में इस चीज को बनाया था। ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ द किंग ऑफ सऊदी अरबिया एट द टाइम फैजल। जो फैसल थे उस टाइम के सऊदी अरबिया के किंग, उनके कोलेबोरेशन से, उनके सपोर्ट से ये चीज बनाई गई थी। और ये बेसिकली 20 अक्टूबर 1975 से ये इसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, कम इनटू द फोर्स। फाइन, देयर आर 56 शेयर होल्डिंग मेंबर स्टेट्स, यहां पर 56 मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर जो है वो जेद्दा सऊदी अरबिया में है। और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आईडीबी के जो सीईओ हैं वो हैं खालिद अल अबूदी, इनका नाम है खालिद अल अबूदी। ठीक है, ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के कौन है, सीईओ हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस नेशनल न्यूज। फाइन, सो फर्स्ट वन इज देयर, मुंबई गेट्स इट्स फर्स्ट ओवर एसी लोकल ट्रेन। मुंबई को पहली लोकल एसी ट्रेन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा दी गई है और ये बहुत ही अच्छा कदम है रेलवे को बहुत ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना। सो मुंबई हैज गॉट इट्स फर्स्ट एयर कंडीशंस suburban local train which was flagged off from Integral Coach Factory in Chennai on 31st March has finally arrived in the metropolis and its trial run would take place within a week। इसका जो ट्रायल रन है वो एक वीक में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेन का जो फेयर है वो 60 रुपए से 70 रुपए के बीच में होगा और ये मुंबई सेंट्रल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर पनवेल के बीच में चलेगी। मुंबई सीएसटी इसको बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वहां से लेकर पनवेल के बीच में चलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहली एसी लोकल ट्रेन किस स्टेट को दी गई या किस शहर में चलने वाली है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेमोरियल फॉर अब्दुल कलाम टू बी ओपनड एट दिल्ली हट। दिल्ली हट में आपको पता है कि अब्दुल कलाम आजाद हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके थे और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी और उनकी मेमोरी में एक मेमोरियल ओपन होने वाला है दिल्ली हट में। ठीक है, और ये कौन ओपन करा रहा है, ये हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पास किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, इन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोरी में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली हट साउथ दिल्ली में। दिस मेमोरियल विल इंक्लूड्स द नोट्स, बुक्स, क्लॉथ्स एंड अदर पर्सनल आइटम्स of the former president will be opened to the public on July 27, कलाम्स डेथ एनिवर्सरी। कलाम की जो डेथ एनिवर्सरी 27 जुलाई 2015 को ही हुई थी, तो अब इनका एक साल कंप्लीट होगा 16 में, तो उस दिन इसके लिए ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए।
ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब्दुल कलाम का मेमोरियल कहां पर बन रहा है, वो बन रहा है दिल्ली में, कहां पर, साउथ दिल्ली, उसका नाम है दिल्ली हाट। ठीक है, अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हैं। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ये इनको भारत रत्न भी दिया गया था और ये हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। जनरली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th president of India 2002 up to 7. He was elected against Lakshmi Sehgal in 2002. By the profession he was a scientist and a administrator in India. ये साइंटिस्ट थे, इनको मिसाइल मैन की उपाधि भी दी गई थी, मिसाइल मैन फ्रेंड्स। और ये बहुत ज्यादा जेनरस काइंड ऑफ थे और देश की सेवा में इन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि एक बार जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तो राष्ट्रपति भवन में इनका पूरा परिवार, बोले जाए तो पूरा एक खानदान बड़ा सा, वो राष्ट्रपति भवन में विजिट करने आया था और वहां पर रुका भी था, स्टे भी किया था 3 से 4 दिनों का उन्होंने। तो मैं बता दूं कि जो रुकने के लिए हॉल बुक होते हैं, कमरे बुक होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनके रिलेटिव हैं, इनके लिए कॉस्ट नहीं जाती है, लेकिन फिर भी जो वहां की एक कॉस्ट होती है उसको पे इन्होंने किया और जितने भी रूम्स बुक कराए थे इन्होंने अपने रिलेटिव्स के लिए, उनके एब्ज में इन्होंने अपनी अकाउंट से अप्रॉक्स 2 लाख रुपए के आसपास में, 2 से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर किए। उतना पैसा इन्होंने वहां पर दिया क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं, अभी भी लोगों के दिलों में इन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू है आज भी, क्योंकि इतने अच्छे इन्होंने काम किए थे, इस वजह से ही ये याद किए जाते हैं हमेशा। और इन्होंने उन लोगों के रहने के लिए पूरा इंतजाम जो था, उसके एवज में जो भी खर्चा पानी हुआ सारा का सारा गवर्नमेंट को पे किया। और जब ये यहां से रिटायर्ड हुए थे तो इनके पास बुक्स की कलेक्शन बहुत ज्यादा था, अपनी बुक्स की लाइब्रेरी को साथ लेकर, जो भी इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स थी वो, और अपनी एक अटैची को साथ लेकर ये गए थे। तो देखिए कितने ज्यादा जनरस और बिल्कुल मतलब पैसे के लिए तो इन्होंने कोई भी काम लाइफ में नहीं किया, केवल देश को एक तरीके से उन्नतिशील बनाने के लिए ही काम किए हैं। फाइन। ही वर्क विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, यू नो वेरी वेल, एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। इन्होंने इसरो और डीआरडीओ दोनों के लिए काम किया है। एंड एन एरोस्पेस इंजीनियर बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेवी में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो नेवी में ये नहीं गए थे, लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तो तीनों सेनाओं ने इनको सलामी दी। दैट इज अ बिग डील। His work on the development of launch vehicle and ballistic missile technology had earned him the name of the missile man of India. जब भारत ने बहुत ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और कुछ अन्य चीजें जो डीआरडीओ और इसरो के द्वारा बनाई गई और उनके परीक्षण किए गए, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। The Pokhran second nuclear test conducted in India in 1998 after the age-long original nuclear test in 1974. ओके, तो इन्होंने पोखरन सेकेंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, जब ये कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो वहां पर जब ये पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ था, चेयर्स लगी हुई थी। ठीक है, तो बीच में एक बहुत स्पेशल चेयर लगी थी और साइड में बहुत नॉर्मल सी चेयर लगी हुई थी। तो जब ये एंटर करके आए और इनसे कहा कि आप इस चेयर पर बैठिए, तो इन्होंने कहा कि व्हाई दिस डिफरेंट चेयर फॉर मी, काइंडली रिमूव इट राइट नाउ। ये डिफरेंट चेयर क्यों मेरे लिए है, इसको तुरंत हटाइए। तो वहां के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने तुरंत उस चेयर को रिप्लेस किया और साथ में एक नॉर्मल चेयर, यही वाली चेयर लगाई और उस पर ये बैठे। सिंप्लिसिटी ऑफ द लाइफ, ये इनका मेन विजन था कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। और एक चीज और इनकी शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बुक्स के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते थे। मतलब कि जैसे जो भी बुक्स वगैरह आती हैं, वो ये कहते थे कि बुक्स को कभी भी किसी से लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आपने बुक्स किसी से ले ली, अब वो बात अलग है कि किसी की बुक यूजलेस है उसको लेकर आप पढ़ रहे हैं,
ठीक है, लेकिन बुक्स को जब आप अपने पैसों से खरीद कर तब पढ़ेंगे, इनका ये कॉन्सेप्ट था कि बुक्स हमेशा आदमी को अपने पैसों से खरीदनी चाहिए और तभी आप उनको दिल से पढ़ सकते हैं. दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट. ओके, some extra information you should also know. Delhi Hut is an open air food plaza and credia and from a variety of cultural traditions of India. ओके, तो आपको याद रखना है दिल्ली हट जो कि दिल्ली साउथ दिल्ली में है और यहां पर इनका मेमोरियल भी बन रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट न्यूज. यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट दिल्ली. मिस्टर महेश शर्मा इज अ यूनियन टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर. ठीक है, और ये हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड अविनाश चंदर डीआरडीओ चेयरमैन. फाइन. और डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसको कहते हैं. ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेंटर है. और आपको पता होना चाहिए इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो चेयरमैन है वो हैं किरण कुमार. ठीक है, ये आप और मेमोराइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार इम्पोज्ड बाय द स्टेट सीएम. क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी लिक्विड बैन किस स्टेज में कंप्लीटली हुई है, तो उसका ऑप्शन आपको लगाना है क्या है? बिहार. और पूछा जा सकता है कि बिहार के सीएम कौन है? ये है नीतीश कुमार जी. ठीक है, किस दल से बिलोंग करते हैं? जेडीयू. ठीक है, तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के मिस्टर नीतीश कुमार, इन्होंने टोटल बैन कर दिया है लिक्विड के लिए. शराब पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है और इससे जो है 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हर साल बिहार को होगा. नेक्स्ट बात करते हैं जैकी चैन गेट्स बैक स्टैचू इन जयपुर. जैकी चैन की एक बैक स्टैचू मतलब कि मोम की स्टैचू जयपुर में बनाई गई और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि जयपुर में अभी किसकी बैक स्टैचू बनाई गई? वो है जैकी चैन. अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए आपको याद रखना है. ओके, चैन वाज बॉर्न इन 7 अप्रैल 1954 इन ब्रिटिश हांगकांग. एक्टर एंड martial artist Jackie Chan got a back statue at a नाहरगढ़ फोर्ट म्यूजियम इन जयपुर. जयपुर का एक नाहरगढ़ फोर्ट म्यूजियम है, वहां पर इनकी स्टैचू लगाई गई है. द स्टैचू मेड बाय द इंडिया एंड चाइना स्कल्प्टर. भारत और चाइना के स्कल्प्टर्स के द्वारा ये स्टैचू बनाई गई. इसके स्कल्प्टर्स उन लोगों को कहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, मतलब सोच के पेंटिंग्स बनाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्कल्प्टर. फाइन. और ये जो इसका वो उद्घाटन किया गया वो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा किया गया. नोटेबली सोनू सूद एंड चैन विल बी सीन टुगेदर इन द अपकमिंग इंडो चाइनीज फिल्म कुंग फू योगा. कुंग फू योगा में ये दोनों लोग आने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बुक एक लॉन्च की है अरविंद केजरीवाल ने. इमरान हाशमी ने ये बुक लिखी थी. ठीक है, उसको लॉन्च किया है किसने? अरविंद केजरीवाल ने. इमरान हाशमी कौन है? ये बॉलीवुड के एक्टर हैं और अरविंद केजरीवाल ये हैं दिल्ली के सीएम. तो इस बुक के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा. इस बुक का था द किस ऑफ लाइफ. ठीक है, और ये बुक किस लिए इन्होंने लॉन्च की थी? ये बुक बेसिकली इमरान हाशमी का एक लड़का है, उसको कैंसर हुआ था और उसने कैंसर से किस तरह से लड़ाई लड़ते हुए जीता था उसको, ये उस डेडिकेशन में ये बुक लॉन्च की गई थी. ठीक है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च द बुक द किस ऑफ लाइफ, हाउ अ सुपर हीरो एंड माई सन डिफीटेड द कैंसर. इनके बेटे ने कैसे कैंसर को डिफीट किया और उसने लड़कर एक मिसाल कायम की. ठीक है, दिस बुक इज रिटन बाय बिलाल सिद्दीकी. ये बुक बिलाल सिद्दीकी ने लिखी और इसकी को-ऑथर्ड बाय कौन है? इमरान हाशमी जी हैं. द बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन बुक्स इंडिया इन 3 लैंग्वेजेस. 3 लैंग्वेज में ये बुक है और बुक जो बताती है इमरान की लाइफ के बारे में और जब उसकी फैमिली में उसके बेटे को कैंसर हुआ था. उसका एक 6 साल का बेटा है अयान
और उसने इस चीज को कैसे हराया, ये इस बुक में बताया गया है। ठीक है, तो ये बुक मेन चीज इशू करने का मैसेज क्या था, इसका एक मेन मोटो ये था कि लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाया जाए कि कैंसर का भी क्यूर है अगर आप इसको टाइम पर लोगों तक पहुंचा पाते हैं और इसका समय पर इलाज हो सकता है, इसलिए ही इस बुक को इशू करना मेन मोटिव था। ठीक है, एशियाज 50 मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन लिस्ट टॉप्ड बाय द नीता अंबानी। भारत की जो एशिया की 50 मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन जो हैं उसमें नीता अंबानी ने टॉप किया है। जो भी वुमेन बिजनेसमैन की बात करते हैं तो एक अमेरिका की मैगजीन है जिसका नाम है फोर्ब्स, उसने 2016 का जो आर्टिकल है उसमें भारत एशिया की 50 पावरफुल बिजनेस वुमेन, ठीक है, ये बिजनेस वुमेन है और इनमें नीता अंबानी का नाम टॉप पर है। और आपको पता होगा इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन जो है अरुंधति भट्टाचार्य, इनका नाम भी है। तो आइए हम बात करते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये है नीता अंबानी और आपको पता है कि जो अंबानी है उनकी ये बीबी है, वाइफ है, और ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। और 14 नंबर पर आता है नंबर MU सिग्मा, ये CEO है एम्बिजा धीरज की। और दीपाली गोयका ये है बेल्सपन इंडिया की CEO। और लुपेन एक कंपनी है जो इंसुलिन बनाती है और विनीता गुप्ता इनका नाम है। ठीक है, और चंदा कोचर ICICI की बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर है चंदा कोचर जी। और वंदना लूथरा BLCC हेल्थ केयर की फाउंडर है। और ये है किरण मजूमदार, ये है बाइकॉन फाउंडर। ठीक है, तो आपको टॉप 2 तो आपको याद ही रखनी है, ये वाली फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7 अप्रैल को बर्ड हेल्थ डे मनाया गया। सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए ये बर्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है बर्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे भी मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे अप्रैल 5। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी है। इन्होंने यूनिवर्सिटीज की एक रैंकिंग जारी की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है। तो उसमें HRD मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी है इन्होंने रिलीज की है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। तो हम कुछ आपको रैंकिंग्स वगैरह बताते हैं। HRD मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, तो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन्होंने इंडिया रैंकिंग्स 2016 के नाम से विज्ञान भवन में एक रैंकिंग जारी की। और इनके हिसाब से IIT मद्रास जो है वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उसके बाद है IIT मुंबई और फिर है IIT खड़गपुर। ठीक है, पहले है IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन, सेकंड IIT बॉम्बे, थर्ड पोजीशन IIT खड़गपुर। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो IIM जो है वो है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस IISc बेंगलोर, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISc बेंगलोर। ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज का इनको नाम दिया गया है। ठीक है, GNU की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी काफी कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी है। अभी यहां पर कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए थे, उसमें कन्हैया कुमार जो JNUSU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम आया था, उनको जेल हुई थी। इनके साथ में अनिर्बान को भी जेल हुई थी और उसके बाद में ये लोग कुछ 6 महीने तक पेरोल पर बाहर आए हुए हैं। ठीक है, इनके ऊपर एलिगेशंस जो थे वो नहीं पाए गए थे, इसलिए इन पर अभी फिर से जांच के अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो मैटर है वो सब जुडिशियल है, इसलिए इनको थोड़े दिनों की बेल दी गई है 6 महीने तक की। तो JNU आपको पता है दिल्ली में है और इसकी रैंक जो है 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉलोड बाय द हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपको पता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी में आई थी क्योंकि यहां पर एक पर्सन था रोहित बेमुला, PhD का स्टूडेंट था, उसने आत्महत्या कर ली थी, उसने सुसाइड कर ली थी।
उसने क्यों की थी? क्योंकि उसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था और उसका सस्पेंशन लेटर कॉलेज ने किया था सम पॉलिटिकल प्रेशर, ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। और जब इसने सुसाइड की तो इसने किसी का नाम नहीं लिखा कि किसका रीजन था, क्या नहीं था, लेकिन ये तंबू लगाकर बाहर कुछ स्टूडेंट्स रह रहे थे, ठंड में भी बाहर, क्योंकि इनको लड़ाई, इनकी एबीपीपी से लड़ाई हुई थी, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन में इस बंदे ने सुसाइड कर ली, और ये पीएचडी का एक स्टूडेंट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। और मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस इज द टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। इंडिया रैंक 6 इन द टॉप 10 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर लिस्ट। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने हवाला दिया है कि भारत जो है 6ठे नंबर पर है अगर हम टॉप 10 मैन्युफैक्चरर की लिस्ट की बात की जाए। ये बहुत ही गुड सिग्नल है हमारे लिए। तो आपको पता है यूएनआईडीओ क्या चीज है? ये है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत जो है 6ठे नंबर पर है, और अगर हम टॉप 10 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर लिस्ट की बात की जाए, उत्पादन के क्षेत्र की बात की जाए। ओके, हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है वेना ऑस्ट्रिया में। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इज द प्रमोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड countries with economies in transition and the promotion of international industrial cooperation. It is also a member of the United Nations Development Group. UNDG का जो ग्रुप है उसका ये मेंबर भी है, UNIDO। ठीक है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बात की जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नवाजा गया है, ये रैंक दी गई है, और ये एक दूसरे देश के साथ में अच्छी इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जाए, ट्रेड्स कैसे अच्छे किए जाए, इन चीजों पर भी निर्भर कहता है। ठीक है, इसलिए भारत अपने पड़ोसी देशों से बहुत अच्छे संबंध चाहता है। और इसका एक एडवांटेज भारत को और मिलेगा, जो अभी आपको पता है बीटो पावर केवल 5 देशों के पास में है, 5 कंट्रीज हैं, वो बीटो कंट्रीज में आते हैं। तो भारत भी स्थायी सदस्यता के लिए प्रथम दावेदार है, और केवल चाइना अड़ंगान लगा रहा है, वरना अभी तक भारत को स्थायी सदस्यता यूनाइटेड नेशंस में मिल गई होती, सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो 6 बीटो पावर कंट्रीज हो सकते थे। ग्रीन दिल्ली इनिशिएटिव फेज 1, दिल्ली को ग्रीन करने के लिए एक ग्रीन दिल्ली इनिशिएटिव है, वो लॉन्च किया गया, पहला फेज अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो पता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, और ये है आम आदमी पार्टी से, इनकी एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, बहुत क्रांतिकारी पार्टी है, और उसके ये चीफ मिनिस्टर उस पार्टी से बनाए गए हैं दिल्ली के लिए। और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है दिल्ली ग्रीन दिल्ली इनिशिएटिव, दिल्ली को कैसे हरा भरा किया जाए, और उसके फेज 1 की शुरुआत की गई है, और ये आईटीओ चौक से स्टार्टिंग की गई है इस चीज की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑल अबाउट द 3 नेशन विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भी रिसेंटली 3 देशों की यात्रा की थी। पहली यात्रा की थी बेल्जियम की, दूसरी यात्रा की थी यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका की, तीसरी यात्रा की थी सऊदी अरबिया की। तो हम तीनों यात्राओं को लाइन से डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो ये अभी बेल्जियम गए थे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टूर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड विजिटेड ब्रुसेल्स बेल्जियम। वहां पर एक समिट होने वाली थी और इसलिए ये वहां पर गए थे। और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चार्ल्स मिशेल, ये है वहां के हेड ऑफ द स्टेट्स, चार्ल्स मिशेल, उनसे मुलाकात की थी। और इनको 13 इंडिया ईयू समिट्स को अटेंड करना था, इसलिए बेल्जियम में गए थे। अभी आपको पता है ब्रुसेल्स में धमाके भी हुए थे, आईएस ने ही धमाके वो कराए थे, और उसके जस्ट बाद में समिट्स भी होनी थी, फिर भी मोदी जी वहां पर गए थे। ओके, द टाइटल गिवन टू द समिट्स वाज ईयू इंडिया समिट्स, अ न्यू मोमेंटम फॉर द ईयू इंडिया लार्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। द समिट टुक प्लेस इन ब्रुसेल्स। ये ब्रुसेल्स में सबमिट हुई थी, आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन अगर आता है कि 13 नंबर की ईयू समिट्स कहां पर हुई,
तो ये हुई ब्रुसेल्स में, ठीक है। और पीएम आल्सो नोटिफाइड दैट विद इन द ईयू बेल्जियम इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। पीएम मोदी मीट द पीएम ऑफ बेल्जियम एम्स टू एक्सपेंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। और वहां के प्राइम मिनिस्टर से भी इन्होंने मुलाकात की और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफी चर्चाएं की। उसके जस्ट बाद में ये कहां गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आफ्टर बेल्जियम, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन 31st of March, where he participated in 4th न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स यहाँ के। क्वेश्चन अगर आता है कि चौथी न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स कहां हुई, ये हुई यूएसए में। वहां मोदी जी भी विजिट करके आए हैं और बहुत सारे नेशंस और भी आए थे, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट 2016 टुक प्लेस इन वॉशिंगटन डीसी। ये 1 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में समिट्स कंडक्ट हुई। फाइन। उसके बाद में तुरंत इन्होंने फिर सऊदी अरबिया के लिए अपने विमान को मोड़ दिया। पहले बेल्जियम, उसके बाद यूएसए, फिर सऊदी अरबिया। आफ्टर यूएसए विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड सऊदी अरबिया। इसके बाद ये सऊदी अरबिया गए। वहां पर इन्होंने बेसिकली 3 देशों की यात्रा की थी, तो तीसरा देश इनका सऊदी अरबिया था। और वहां इन्होंने 2 से 3 अप्रैल तक अपनी यात्रा जारी की। ही गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम एचएम किंग सलमान बिन अब्दुल्लाज अल सऊद, ठीक है। और वहां के किंग के निमंत्रण पर ये गए वहां पर। सो पीएम हैज अराइव्ड ऑन रियाद। ये वहां पर रियाद में भी गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा और आप इसको जरूर पढ़िए। So, Prime Minister Mr. Narendra Modi has visited in Riyadh on 2nd April to the oil-rich Saudi Kingdom, as both countries are set up to form as a raft of pacts to bolster their strategic partnership, beside exploring ways to enhance security and counter-terror cooperation and combating threats to the terrorism and radicalization were the agenda of the talks between Mr. Modi and the leadership Saudi Arabia. सऊदी अरबिया और मिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके बीच में, 2 देशों के बीच में अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे बनाई जाए और इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, ये बेसिक एजेंडा था। और ये रियाद में गए। वहां पर आपको पता है सबसे ज्यादा तेल वहीं पर होता है, अरब में। तो ये क्वेश्चन आता है कि सऊदी अरबिया में रियाद में क्या है, क्यों फेमस है, वो है ऑयल रिच है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट टू डेवलप 25 रीजनल एयरपोर्ट्स। अरुण जेटली जी ने ये बात कही है। आपको पता होना चाहिए अरुण जेटली कौन है। ये है हमारे देश के फिनांस मिनिस्टर, ठीक है। वित्त मंत्रालय ये हैंडल करते हैं। टू इंप्रूव एयर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है 25 रीजनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट इज लुकिंग टू डेवलप 15 एयर स्ट्रिप्स ऑन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 10 दैट आर विद द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 10 एआई के अंडर में और 15 स्टेट ऑन्ड एयरपोर्ट्स जो ये अंडर डेवलपमेंट में होंगे, इसका इन्होंने प्रपोजल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एएससीआई अपहोल्ड्स 51 कंपनीज अगेंस्ट मिसलीडिंग एड्स, ठीक है। जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उस चीज को कौन ऑथराइज करता है, वो करता है एएससीआई। एएससीआई की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है किसी भी एड को अप्रूवल देने के लिए। अगर ये एड सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है, इनका वायलेशन होता है, तो इन पर कमर कौन कसेगा, एएससीआई। और इसने 51 के खिलाफ कंप्लेंट की है, बल्कि 102 एडवर्टीजमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए एक प्रपोजल दिया गया था, लेकिन 51 गलत पाए गए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि एएससीआई की फुल फॉर्म क्या है और बेसिकली ये बॉडी करती क्या है, ओके। तो आप यहां से इसकी फुल फॉर्म को भी नोट डाउन कर लें। द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वॉचडॉग कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल फाउंड द
claims in various categories advertisers to be either misleading or false or not. अगर कोई गलत एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आ रहा है उसकी शिकायत आप कर सकते हैं और उस पर तत्कालीन अच्छे कदम कौन उठाएगा? वो उठाएगा ASCI फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी ने सस्पेंड कर दिया है पावर जनरेशन फ्रॉम फरक्का। फरक्का से पावर जनरेशन का जो प्लान था उसको सस्पेंड कर दिया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनटीपीसी इंडिया ने। ये कुछ दिनों का सस्पेंशन है जिसको हम कहेंगे पार्शियल सस्पेंशन बाय द एनटीपीसी। फरक्का प्लांट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो फरक्का प्लांट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है 10 अप्रैल तक के लिए। द पावर प्रोड्यूसर वाज फोर्स्ड टू टेम्परली शट 5 यूनिट्स, 5 यूनिट 1600 मेगावाट की और 6 यूनिट 2100 मेगावाट की एट फरक्का आफ्टर वाटर लेवल इन फरक्का फेडर कैनाल receipts due to diversion of the water to Bangladesh as per the international treaty and 1 unit of 500 megawatt is under operation। ठीक है, पानी के अभाव के कारण ही ऐसा करना पड़ा इनको। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी है उसके चेयरमैन और सीईओ कौन है? ये है मिस्टर गुरदीप सिंह जी। और ये कौन है? ये है हमारे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ द पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम मोदी ने पहला ई रिक्शा ओला के थ्रू, स्टैंड अप इंडिया का ये पार्ट है और इसको जारी किया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी टैक्सी जाइंट ने अभी रिसेंटली ई रिक्शा को प्रपोज किया है और स्टैंड अप इंडिया का पार्ट बनी है वो कंपनी और उसको प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। तो ये किया है किसके द्वारा? ओला कंपनी। ठीक है, ओला कैब्स, आपको पता है ओला कैब क्या है? ये एक टैक्सी कंपनी है और इसने इंट्रोड्यूस को किया है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शास को मोबाइल ऐप पर। ठीक है, द फर्स्ट ओला ई रिक्शा वॉज रिटन बाय पीएम नरेंद्र मोदी। पहले ओ रिक्शा पर बैठने वाले कौन से शख्स हैं? ये है मिस्टर नरेंद्र मोदी और इन्होंने स्टैंड अप इंडिया की यहां से शुरुआत की। संतोष गंगवार इनोग्रेट्स 3 मेगा प्रोजेक्ट्स इन नागालैंड। संतोष गंगवार जी ने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स नागालैंड में जारी किए। संतोष अग्रवाल है कौन? संतोष गंगवार जी है कौन? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है टेक्सटाइल मिनिस्टर, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर। ठीक है, जो कपड़ा वगैरह से मंत्रालय हैंडल होता है, कपड़ा मंत्रालय जिसके अंदर में आता है, वस्त्र उद्योग वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज में। और ये आपको पता है इनका नाम है मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, द 3 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड अपैरल गारमेंट्स मेकिंग सेंटर इन दीमापुर, मोगा P3 बेसिक सीड स्टेशन कोबलगढ़। ठीक है, और ये यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं बेसिकली नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल मिनिस्टर इनोग्रेट्स अपैरल एंड गारमेंट मेकिंग यूनिट इन त्रिपुरा। इन्होंने त्रिपुरा में भी अपनी यूनिट्स जारी की। फाइन, तो ये आप नोट डाउन कर जरूर लें। गवर्नमेंट इनोग्रेट्स नमा टॉयलेट्स इन दिल्ली अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नमा टॉयलेट्स जारी की गई। टू प्रमोट द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करने के लिए यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ये हैं वेंकैया नायडू जी। ठीक है, तो वेंकैया नायडू जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नमा टॉयलेट्स जारी की, इसका उद्घाटन किया। कहां पर? एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में। ठीक है, दिस इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ फुलफिलिंग द मिशंस टारगेट टू एस्टेब्लिश ओवर 2.5 लाख पब्लिक टॉयलेट्स बाय द 2 अक्टूबर 2017। 2017 तक 2.5 लाख पब्लिक टॉयलेट्स बनाने के लिए ये मिशन की शुरुआत की गई और इस मिशन का नाम क्या दिया गया है? नमा टॉयलेट्स। नॉर्थ ईस्ट एशियन बिजनेस समिट इनॉग्रेटेड इन इम्फाल। आपको पता है इम्फाल जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है, तो वहां पर एक समिट हुई है नॉर्थ ईस्ट एशियन बिजनेस समिट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट एशियन बिजनेस समिट कहां पर कंडक्ट हुई? ये हुई इम्फाल में। ठीक है, द फर्स्ट ओवर 2 डे, ये 2 दिवसीय एक समिट है
नॉर्थ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बिजनेस समिट बाद इनोग्रेटेड एट द सिटी कन्वेंशन सेंटर इन इम्फाल मणिपुर। मणिपुर में ही इम्फाल पड़ता है, वहां पर ये समिट्स का आयोजन किया गया। ओके, यही आपको याद यहां से करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री जो है, इन्होंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं कौन, ये हैं राधा मोहन सिंह। तो इनका नाम यहां बहुत जरूरी है लिखना, राधा मोहन सिंह। और इन्होंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागबानी, ठीक है, बागवानी यूनिवर्सिटी का आयोजन इन्होंने उसका माइलस्टोन फाउंडेशन स्टोन जारी किया। करनाल हरियाणा में कहां बनने वाली है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, वो कहां बनेगी, हरियाणा करनाल में। तो क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा, ये आपको याद भी करना है। और हरियाणा के सीएम कौन है, ये है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर उमा भारती हैज इनोग्रेटेड वाटर फिल्म्स फेस्टिवल। वाटर फिल्म्स फेस्टिवल का इनोग्रेशन किसने किया, उमा भारती जी के द्वारा। और ये जल संसाधन मंत्रालय को हैंडल करती हैं। या यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ये इनके अंदर ये मंत्रालय आते हैं। उमा भारती जी, इन्होंने इनोग्रेटेड क्या किया है, वाटर फिल्म फेस्टिवल एज अ पार्ट ऑफ इंडिया वाटर वीक सेलिब्रेशंस एट वाटर एक्सपो 2016 in New Delhi. The fourth edition of India Water Week has been observed from 4th to 8th of April 2016. फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने पहला स्टेट बना है इंडिया टू क्लियर द लैंड टाइटल बिल। लैंड टाइटल बिल को इंप्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन, राजस्थान। तो क्वेश्चन वहां डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आएगा, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू क्लियर द लैंड टाइटल बिल, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं कुछ। राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास लैंड टाइटल बिल। स्टेट असेंबली पास द राजस्थान अर्बन लैंड सर्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल्स बिल्स 2016। जो भी अर्बन टाइटल्स बिल से रिलेटेड है वो स्टेट असेंबली में पास हुआ और ये बिल 2016 कहलाएगा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट बिल सेटअप एन अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को सेटअप करेगी, विच विल बी हेडेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर। जो IAS ऑफिसर्स हैं इनके द्वारा ये कमेटी बनाई जाएगी, हेड की जाएगी। It will seek all documents from the landowners and will verify it against records held by the states. ये जो भी लैंड ऑनर्स हैं वहां के, उनको जिनके पास बहुत ही मतलब मेजर लैंड्स हैं, ठीक है, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स को ये लोग चेक करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद में ये स्टेट्स को हैंडओवर करेंगे। The authority will first issue a provisional certificate, पहले अथॉरिटी इनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगी, for which the state will not stand guarantee. If there are no objections or dispute arises, the authority will issue a certificate and map to the owner with state guarantee. The provisions in the bill flip towards good governance and ease of doing business. Also, the bill boost land acquisition in the state and also benefit authorities as no capital expenditure will be required from their end, ठीक है। और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि लैंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इनेबल द गवर्नमेंट टू कंसोलिडेट स्मॉल लैंड होल्डिंग। देखिए, उस लैंड को एक्वायर करने के लिए ही ये प्रोविजंस बनाए गए हैं, लैंड टाइटल्स बिल, ठीक है। इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ही ये ऐसा प्रावधान बनाया गया है। द लैंड होल्डर्स इन रिटर्न विल गेट एन इक्विवेलेंट शेयर ऑफ डेवलपमेंट लैंड्स, ठीक है। और राजस्थान की हम बात की जाए तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कच्चावली वहां का पहला एक गांव है जो लिक्वर फ्री बन चुका है। लेकिन राज्य की बात आए तो वो कौन है, बिहार। गांव की बात आए तो वो कौन है, कच्चावली।
ये पहला लिक्वर फ्री विलेज बना था। ठीक है। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी लॉन्चेस आईएसबीएन पोर्टल। देखिए कोई भी आपके पास एक बुक होती है तो उस बुक में आईएसबीएन नंबर इस तरह से छोटी मोटी लाइंस 1 2 5 8 इस तरह से आईएसबीएन नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो स्मृति जुबिन ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं इनको हम एजुकेशन सेंट्रल मिनिस्टर भी कहेंगे। जो बोलते नहीं कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है सेंट्रल में, उनको हम स्मृति ईरानी के अंडर में ही ये कार्यभार आता है। ठीक है। तो इन्होंने आईएसबीएन पोर्टल की शुरुआत की। द यूनियन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आईएसबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर एट अ फंक्शन हेल्ड इन दिल्ली। द पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड टू फैसिलिटेट पब्लिशर एज वेल एज द ऑथर्स टू रजिस्टर फॉर आईएसबीएन ऑनलाइन। इस पोर्टल के द्वारा जो भी ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो अपने आईएसबीएन नंबर्स को वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू टू बी इंस्टॉल्ड इन फ्रांस। आपको पता है फ्रांस में महाराजा रंजीत सिंह की स्टैचू जो है वो फ्रांस में स्टेब्लिश इंस्टॉल्ड की जाएगी। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। द स्टैचू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह विल बी इंस्टॉल्ड इन फ्रांस सेंट ट्रोब्स टाउन, यहां पर बनाई जाएगी। दिस टाउन इज द बर्थ प्लेस ऑफ आर्मी जनरल जीन फ्रांसिस एलॉर्ड। ठीक है। ये किसका बर्थ प्लेस है? आर्मी जनरल है वहां के, रह चुके हैं, जीन फ्रांसिस एलॉर्ड का। द इंस्टॉलेशन विल बी हेल्ड इन सितंबर दिस ईयर एंड फॉर द इंस्टॉलेशन सेरेमनी हेनरी Prevost Allard, Deputy Mayor and in charge of the tourism of the Saint Tropez, meet Punjab Tourism Minister Sohan Singh Thandal and invited him to installation the ceremony of Singh's statue in France। तो पंजाब से जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वहां के सोहन सिंह थंडाल, इनको इनविटेशन दिया गया है कि आप वहां पर सेरेमनी में आइए। ठीक है। तो यहां से जो मेजर क्वेश्चन बनने का चांस ये है कि महाराजा रंजीत सिंह की स्टैचू किस देश में लगाई जाने वाली है, वो है फ्रांस। ठीक है। और फ्रांस के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ये है फ्रांसिसो होलंडो। ठीक है। ये पर्सन जो है सर्किल में इनका नाम है फ्रांसिस होलंडो। ठीक है, होलंडो। शाहरुख खान आपको पता है बॉलीवुड एक्टर हैं और इन्हें डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ठीक है। द कंपनी सेड दैट एज अ ब्रांड एम्बेसडर खान विल कंटिन्यू टू प्ले अ की रोल इन द ब्रांड एंड प्रोडक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हैं शाहरुख खान। और हरियाणा ने क्या किया है? हरियाणा फिक्सिस एजू क्वालिफिकेशन फॉर द अर्बन बॉडीज पोल्स। बहुत अच्छा कदम है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा असेंबली ने एक बिल पास किया है जो बहुत जरूरी है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स इन द स्टेट। जो भी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया यहां से तय किया गया है कि कितने आप पास हो सकते हैं तभी आप ये चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? वो है 9th, while that for women and those belonging to the scheduled caste category इनके लिए केवल 8 तक है। ठीक है। फ्लिपकार्ट एक्वायर्स मोबाइल पेमेंट्स फ्रॉम फर्म फोन पे। फोन पे को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है। यह है फ्लिपकार्ट, आपको पता है फ्लिपकार्ट एक शॉपिंग कंपनी है और इसने किसको एक्वायर किया है? फोन पे को। ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है भारत की। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि फोन पे को इसने एक्वायर कर लिया है। और फोन पे है क्या? फोन पे एक बेंगलुरु बेस्ड एक पेमेंट्स कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीआईपीपी लॉन्चेस स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। देखिए स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट जो है वो किसने लॉन्च की है? डीआईपीपी।
आपको पता है एक ऑनलाइन पोर्टल है विद अ मोबाइल एप्लीकेशन, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और डेडिकेटेड स्टार्टअप जितने भी हैं वो वहां पर सारे के सारे आएंगे। और ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। द पोर्टल एंड ऐप विच वर अनाउंस्ड ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इवेंट इन जनवरी will help such enterprises register with the program Department of Industrial Policy and Promotion DIPP। सेक्रेटरी रमेश अभिषेक, ये रमेश अभिषेक जी हैं जो कौन है, DIPP के सेक्रेटरी हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंतर आता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि मेक इन इंडिया में जो एम्बलम है वो किसका बना हुआ है, टाइगर है, लॉयन है, डियर है या एलिफेंट है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स बनी है, उनके हेल्प से एक लायन बनाया गया है, शेर। ठीक है, ये मेक इन इंडिया का एम्बलम है। फाइन। अब आपको इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। महबूबा मुफ्ती बहुत दिनों से चर्चा में थी क्योंकि इनके पिता जी की जब डेथ हो गई थी उसके बाद से वहां पर सरकार में कोई नहीं था, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, प्रेसिडेंटियल रूल लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन वहां पर। तो महबूबा मुफ्ती को पहली महिला चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का बनाया गया 4 अप्रैल को। ठीक है, और ये पीडीपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। वहां पर पीडीपी और बीजेपी इन दोनों की संयुक्त सरकार है। तो ये कौन है, महबूबा मुफ्ती, ये वहां की चीफ मिनिस्टर हैं। और डॉक्टर निर्मल सिंह कौन है, ये हैं डिप्टी सीएम। ठीक है, पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती विल सॉन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पीडीपी की बात की जाए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इसको हम कहते हैं। और इसकी अलायंस पार्टी कौन है, बीजेपी है। इनके बीच में म्यूचुअल एग्री हुए हैं दोनों लोग। और वहां के जो गवर्नर हैं एन बोहरा जी, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और स्वेरिंग सेरेमनी हुई किसकी, महबूबा मुफ्ती जी की। ठीक है, द डेट ऑफ द ओथ सेरेमनी ऑफ द न्यू कैबिनेट वाज डिसाइडेड आफ्टर डेलिब्रेशन बिटवीन द लीडरशिप ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, वहां पर आप ये मानिए बीजेपी और पीडीपी की ही सरकार है। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भारत का एक अभिन्न अंग है और ये हिमालयन माउंटेन्स के पास में बना हुआ है। फाइन, पाकिस्तान से सटा हुआ है। पाकिस्तान आए दिनों यहां से आतंकवादी अंदर आने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहां पर एक रूल भी लगाया गया है जिसका नाम है AFSPA, अप्सपा। आपको पता है ये क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में जो सेंसिटिव एरियाज हैं भारत के, वहां पर अप्सपा लगाया गया है। क्यों, इस रूल का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। वहां की आर्मी को स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि अगर आपको किसी पर शक होता है कि दिस पर्सन इज अ टेररिस्ट, ये पर्सन टेररिस्ट हो सकता है, तो विदाउट वारंट आप उस पर्सन को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकते हैं। ठीक है, उससे पूछताछ कर सकते हैं। और क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहां पर जो लोकलाइट्स हैं वो टेररिस्ट को ही छुपा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर अलगाववादी जो लोग हैं वो यही करते हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। और वहां पर अप्सपा कानून लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके अंतर्गत सेना को विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी पर्सन से पूछताछ कर सकते हैं और उसको पूछताछ के लिए अपने स्टेशन ला सकते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्लिप्ड इनटू द गवर्नर्स रूल इमीडिएटली आफ्टर सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महमूद सैयद। ठीक है, ये वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती सैयद, इनका जब देहांत हो गया था उसके बाद से वहां पर कोई भी सरकार मोशन में नहीं थी और उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी ने सरकार बनाई। तो वहां के गवर्नर कौन है, एन बोहरा जी। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, विद्युत प्रवाह
ऐप ये लॉन्च हुआ है पीयूष गोयल मिनिस्ट्री के द्वारा, ये पावर कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है। द मोबाइल एप्लीकेशन विद्युत प्रवाह हैज बीन लॉन्च बाय द मिस्टर पीयूष गोयल, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, ठीक है, फॉर पावर कोल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत प्रवाह जो ऐप है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये किया है किसने, पावर मिनिस्ट्री ने। कि कौन है पावर मिनिस्टर में, ये है पीयूष गोयल जी। और बेसिकली इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव यही है कि 24/7 आप इस पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। दुनिया का पहला सेंचुरी फॉर द व्हाइट टाइगर्स मध्य प्रदेश में ओपन हुआ है। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, ठीक है, जो सफेद चीते होते हैं ना, व्हाइट टाइगर्स जिनको कहते हैं, ये इनके लिए एक सेंचुरी बनाई गई है। और ये कहां पर है, विश्व की पहली सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो क्वेश्चन यहां से जरूर बन सकता है। ओके, शिवराज सिंह चौहान, दिस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद द यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है, ये है एनवायरमेंटल मिनिस्टर। इन्होंने और वहां के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इनके कोलैबोरेशन से वहां पर एक टाइगर सेंचुरी बनाई गई। वो किस लिए फेमस है, ये है व्हाइट टाइगर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत की गई दिल्ली से आगरा के बीच में। आपको पता है जब रेलवे बजट आया था तो वहां पर कहा गया था कि एक गतिमान ट्रेन भी चलाई जाएगी, सुरेश प्रभु ने जब रेल बजट पेश किया था। और ये ट्रेन जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये दिल्ली से लेकर आगरा तक की दूरी को 100 मिनट में लगभग तय कर लेती है, ठीक है, 188 किलोमीटर है और उसको 100 मिनट में तय कर लेती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि गतिमान एक्सप्रेस जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है और वो कहां से कहां के बीच में चलती है। फाइन, ये निजामुद्दीन से छूटती है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है दिल्ली का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट रिलीजेस 25,834 करोड़ टू एफसीआई एज अ फूड सब्सिडी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जो है उसको इन्होंने 25,834 करोड़ रुपए फूड सब्सिडी के तौर पर सेंट्रल ने दिए। FCI is also raising short-term loans from the banks up to a maximum limit of rupees 30,000 crore. Recourse to these loans will be made by the FCI, and when required, taken together these funds, there will be sufficient resources to manage Rabi procurement, which has just started. रबी की जो फसल होती है उसमें जो भी अनाज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही वेयर हाउसेस में जाता है, वहां पर संरक्षण करना ये जिम्मेदारी किसकी होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। आप ये बताइए, जैसे किसान लोगों से सरकार क्या करती है, गेहूं चावल इन सब चीजों को खरीदती है सरकारी रेट में और फिर इन सबको एक गोदाम में रखवा देती है, वो क्या उनको कहते हैं वेयर हाउसेस। वो आते हैं किसके अंडर में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट ने 100 आदर्श विद्यालय की घोषणा की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 100 आदर्श विद्यालय किस राज्य में बनाए जाएंगे या कहां पर लॉन्च हुई है ये घोषणा स्कीम। तो आपको लगाना है उड़ीसा में। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च 100 आदर्श विद्यालय एंड सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन 14th डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया स्टेट, 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, 14 राज्यों में 14 जिलों में इस तरह की 100 आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की गई। चीफ मिनिस्टर वहां के कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है। और उन्होंने वहां के स्कूल्स को ऑनलाइन करने में भी बहुत भूमिका निभाई है। आधार इनरोलमेंट हिट्स 100 करोड़। आपको पता है अभी तक सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 120
1 करोड़ अप्रॉक्स, ठीक है। तो 100 करोड़ लोगों के आधार अभी तक एनरोलमेंट हो चुके हैं और अभी रिसेंटली 100 करोड़ नंबर क्रॉस किया है। 93% एडल्ट पॉपुलेशन जो है इसमें है और उनके आधार बन चुके हैं, ठीक है। और ये घोषणा किसने दी है? टेलीकॉम मिनिस्टर जो है रवि शंकर प्रसाद जी, इन्होंने ये घोषणा की। फाइन। और आधार कार्ड आपको पता है क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं UIDAI, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस सम न्यू अपॉइंटमेंट्स हियर। कुछ नए अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए